माँ दुर्गा आदिशक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। हम जब ज्योतिष में कोई भी विद्वान ज्योतिष जब पत्रिका देखता है तो उस पत्रिका में जो भी योग देखता है वो, और जो भी राजयोग भी देखता है वो, तो योग देखे या राजयोग देखे या कोई सा भी योग देखे, उसको ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत से हमेशा याद रखना चाहिए। और ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है कि जो भी योग हम देखते हैं वो योग निर्दोष योग होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस योग में कोई दोष नहीं होना चाहिए। कारण क्या होता है कि कोई श्लोक में जब योग तो बताया जाता है, किंतु जो उसका मूलभूत सिद्धांत है कि वो निर्दोष योग होना चाहिए, वो हर श्लोक में तो बताया नहीं जा सकता। क्या हर श्लोक में बताया जा सकता हो कि भैया आपको ये ध्यान रखना है कि मूलभूत सिद्धांत जो ज्योतिष के हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि जिन ग्रहों से योग बन रहा है, जो मित्र ग्रह उसको देख रहे हैं वो सब शुभ होना चाहिए, उसमें से कोई अस्त नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह उनके साथ नहीं बैठना चाहिए या पापी ग्रह की उनको पर दृष्टि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कोई सा भी दोष उसमें नहीं होना चाहिए, या हर श्लोक के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि निर्दोष योग होना चाहिए, तो यानी कि निर्दोष योग होगा तभी वो योग उस जातक को फलित होगा जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ लेते हैं श्लोक में कि साहब गुरु उच्च का बैठा हुआ है, और गुरु यदि कर्क राशि में उच्च का होता है और वो लग्न में बैठा हुआ है गुरु, तो साहब सैकड़ों दोष नष्ट हो जाते हैं। किंतु आप मूलभूत सिद्धांत को भी याद रखिए कि वो जो योग बनता है उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। यदि जो उच्च का योग बन रहा है, जो राजयोग बन रहा है, वो शुभ योग नहीं बनते हुए दोष युक्त योग है, तो फिर ये फलित नहीं होगा कि वो सैकड़ों दोष को नष्ट कर देगा। क्यों? कि वो दोषपूर्ण योग बना हुआ है। दोषपूर्ण योग बनेगा तब वो फलित नहीं हो पाता है। इसलिए हम केवल उतना ही श्लोक पढ़ लेते हैं कि गुरु उच्च का बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है, तो वो अकेला गुरु वो सारे दोषों को, कुंडली में और भी कोई दोष हो तो उसको नष्ट कर देता है। तो ऐसा व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाता है। क्योंकि वो जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार कि यदि योग है तो शुभ योग पूरा निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष योग होएगा तभी वो फलित होगा। ये मूलभूत सिद्धांत है, इसको हमेशा याद रखिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आप उसको अपने मित्रों को शेयर करिए। केंद्र को यदि जीव शशांगणको, केंद्र को यदि जीव शशांगणको यस्य यमननी च भार्गव दृष्टो भूपति भवति सो अतुल कीर्ति। भूपति भवति सो अतुल कीर्ति। नीच गो यदि न कृष्टि जिह सयात। तो ये श्लोक आप जब पढ़ते हो तो इस श्लोक में जब आप ये पाते हो कि केंद्र में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हों, तो चाहे वो दोनों केंद्र के एक ही घर में बैठे हों या एक दूसरे से सप्तम बैठे हों, कौन? बृहस्पति और चंद्रमा और शुक्र जो है
वो इनको देख रहा हो। तो मूलभूत बात ये है कि गुरु भी उस समय शुभ राशि में होना चाहिए, चंद्रमा भी शुभ राशि में होना चाहिए, और शुक्र भी शुभ राशि में होना चाहिए। और शुक्र जो है इनको देखता हुआ होना चाहिए, किसको? गुरु महाराज को और चंद्रमा को। तो ये बहुत शुभ योग है, राजयोग है। अब जैसे हर श्लोक में ये नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि जैसे इस पे लिखा हुआ है इस श्लोक में कि नीच का कोई ग्रह इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो पूरी कुंडली में ही कोई नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। और इन तीनों में से तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए नीच का ग्रह। यदि ये होता है तो ऐसा योग फिर जो फलित होना चाहिए वैसा फलित नहीं होता है। उस राजयोग के आपको पूरे फल नहीं मिल पाते हैं, साधारण फल ही मिल पाते हैं। तो कोई सा भी योग होता है, जब हमने बताया कि योग हो या राजयोग हो, तो वो वास्तव में वो योग पूरा शुभ योग होना चाहिए। वो सभी ग्रह जो योग बना रहे हैं वो शुभ ग्रह, शुभ शरीर वाले, विशुद्ध तनय मतलब शुद्ध शरीर वाले होना चाहिए। और स्फुट रश्मि मतलब अंश भी उनके अच्छे होना चाहिए, और वो रश्मि बिखेरने वाले मतलब इतने ताकतवर यानी कि बली ग्रह होना चाहिए। यदि उसमें से कोई ग्रह अस्त है या कोई जो है नीच का ग्रह साथ में है या कोई पापी ग्रह उनको देख रिया है, तो फिर वह राजयोग की तरह फलित नहीं हो पाते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।